शेल थ्योरम। तो शेल थ्योरम जो है वो किसी भी शेल की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड को, फील्ड इंटेंसिटी को बताता है। अब किसी भी शेल की वजह से है तो हमारा क्या बेसिक अप्रोच है? हाँ, बेसिक अप्रोच से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि शेल थ्योरम का ये कहना है कि सपोज एक थिन शेल है। थिन शेल मतलब हॉलो स्फीयर है और उसकी थिकनेस बहुत ही कम है। तो ये एक थिन स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल, इसकी रेडियस है कैपिटल आर। इसका मास जो है वो है कैपिटल एम या स्मॉल एम, कुछ भी ले सकते हैं। शेल का मास है। शेल का मतलब ये होता है कि उसकी थिकनेस बहुत ही नेग्लिजिबल है, मतलब इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो ये है इसका मास। अब इस शेल की वजह से हमें ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना होता है इनसाइड पॉइंट पे एंड आउटसाइड पॉइंट पे। कि कोई पॉइंट जो कि इनसाइड लोकेटेड है और आउटसाइड लोकेटेड है, पी क्यू ऐसे बोल देते हैं। तो शेल थ्योरम का जो पहला स्टेटमेंट है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द शेल, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द शेल इज जीरो। किसी भी शेल के इनसाइड में जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो होगा जीरो। जीरो क्यों होगा? जीरो हम यहाँ से क्वालिटेटिवली हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, क्वालिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली मैथमेटिकली भी डेरिवेशन हो सकता है, बट वो डेरिवेशन हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। उसमें क्या कर सकते हैं भाई, इसमें जो बेसिक मैथमेटिकली हम कैसे प्रूफ करते हैं, इसको मैथमेटिकली प्रूफ करने का तरीका ये है कि मुझे तो सिर्फ पॉइंट मास की वजह से पता है। शेल में कितने पॉइंट मास है? शेल में बहुत सारे पॉइंट मास है, इनफाइनाइट नंबर हम मान सकते हैं कि 50, 100, 1000, इतने भी छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि पॉइंट मास के फील्ड की वजह से हम इसको डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स में, अगर शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होगा तुम्हें, या हेमिस्फेरिकल शेल का सेंटर ऑफ मास याद होगा, तो उसमें एलिमेंट्स कैसे लेते हैं? एलिमेंट्स लेने का तरीका है कि इसको डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के ऐसे ऐसे छोटे रिंग। छोटे रिंग्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हम पॉइंट मास के फील्ड लिखेंगे, फिर पॉइंट मास की वजह से किसी रिंग का फील्ड लिखेंगे कि रिंग का फील्ड कैसे होता है। ये रिंग का फील्ड भी जो है, ये सारा डेरिवेशन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे और उसको चाहे तो ग्रेविटेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इस रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पे लिखेंगे, फिर सारे रिंग के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे। सारे रिंग के लिए जिस भी पॉइंट पे फाइंड करना है, इनसाइड पॉइंट है या आउटसाइड पॉइंट है, कि एलिमेंट्स में हमने एज्यूम किया और सारे रिंग की वजह से हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे ये दोनों रिजल्ट्स शेल थ्योरम के आ जाएंगे। अगर इसको कहीं पे यूज करना है तो इसको स्टैंडर्ड है, उसको लिख सकते हैं कि एज पर द शेल थ्योरम, एज पर द शेल थ्योरम ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द शेल इज जीरो। अब वो जीरो कैसे होता है? सेंटर पे तो हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जैसे मान लो हमने सेंटर पे अगर ऐसे लिया, सेंटर पे कोई पॉइंट है, तो अब कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं, जैसे मान लो कि एक छोटा सा एलिमेंट हमने यहाँ पे डीएम ले लिया, तो इस डीएम की वजह से इस पॉइंट पे, सेंटर पे, फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? सेंटर पे फील्ड होगी टुवर्ड द मास, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ये अपने डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब इस एलिमेंट के सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली मतलब जैसा ये है वैसा ही ये है, उतने ही डिस्टेंस पे एक अपोजिट एलिमेंट भी बैठा हुआ है इस सेल में। ये एलिमेंट भी क्या कर रहा होगा? ये एलिमेंट भी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, अपनी तरफ दे रहा होगा फील्ड। तो ये दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो सेंटर पॉइंट पे तो समझ में आ रहा है कि सेंटर पॉइंट जो है वो सिमेट्रिकल लोकेटेड है, तो सारे मासेस अपने डायरेक्शन में फील्ड दे रहे हैं और वो कैंसिल आउट कर देंगे, उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। किसी और पॉइंट के लिए भी हम क्वालिटेटिवली ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे मान लो कि मैंने कोई एक और पॉइंट ले लिया, जनरल कोई पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पे मैंने एक छोटा सा कोई एंगल लिया, एक छोटा सा एंगल जो है डी थीटा टाइप का लिया। डी थीटा टाइप का लिया तो ये मान लो कि ये है R1 और ये डिस्टेंस है R2।
तो ये जो एलिमेंट हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी r1 इंटू डी थीटा, और ये लेंथ हो जाएगी r2 इंटू डी थीटा। लेंथ की बात कर रहे हैं वैसे। तो अब इसमें क्या है कि जो अब इस पॉइंट पे हम फील्ड देखेंगे तो इसका जो मास होगा ये कुछ dm1 होगा। dm1 होगा दिस इक्वल टू कुछ सिग्मा मास पॉइंट एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक छोटा सा एलिमेंट आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये जो है dm1 है, dm1 है, और ये क्या है, ये dm2 है, dm2 है। तो अब इस पॉइंट से इसका dm2 का मास ज्यादा है बट डिस्टेंस भी ज्यादा है। मास इसका ज्यादा है बट डिस्टेंस भी ज्यादा है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसका फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और दूसरे वाले का फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो अब ये दोनों का मास अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये दिखेगा कि भाई dm1 बाई r1 स्क्वायर जो है, r1 स्क्वायर इज इक्वल टू dm2 बाई r2 स्क्वायर, ये दोनों इक्वल आएगा। तो अभी क्वालिटेटिवली बस इतना हम समझ सकते हैं कि भाई ठीक है, उसमें जो है वो क्लोज है तो उसका मास भी कम है। अगर यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मास भी ज्यादा है। तो दोनों के जो फील्ड हैं वो उनका मैग्नीट्यूड इफेक्टिवली सेम है। तो एक जितना फील्ड दे रहा है दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है और दोनों क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो अब ऐसे ही सेल के सर, किस, हाँ बोलो सर लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस लिखा है वो तो वेरी कर रहा है ना डिस्टेंस। सर। डिस्टेंस डिस्टेंस तो दोनों का अलग अलग है ना सेंटर डिस्टेंस, से। हाँ डिस्टेंस सेंटर से अलग है लेकिन इसका मास भी तो ज्यादा है ना। जैसे मान लो कि इसका मास ज्यादा है तो डिस्टेंस भी तो ज्यादा है। जो जो यहाँ से जो एंगल है ये एंगल दोनों का सेम है। देखो पे यार बड़ी समस्या है, चलो इसको प्रूफ अभी नहीं कर सकते यार, प्रॉब्लम यही है। प्रूफ करूंगा तो फिर टेंशन हो जाएगी, तो मैं इसको क्वालिटेटिवली ही करना पड़ेगा कि यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, r2 की वैल्यू ज्यादा है बट ये ज्यादा एरिया भी तो कैप्चर कर रहा है। अब थ्री डायमेंशन में होता है, एक होता है सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल का मतलब होता है कि कोई भी पॉइंट जो है वो किसी कोई भी पॉइंट, कोई एरिया किसी पॉइंट पे, जैसे मान लिया कि हमने ये किया तो ये एक एरिया है, तो इसके सारे पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे, सारे पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे किसी पॉइंट से, तो ये जितना एंगल सबटेंड करेगा उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, उसको क्या यस सर। बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉलिड यस एंगल। सर। सॉलिड। तो सॉलिड एंगल। सॉलिड यस सर। एंगल जो है यहाँ पे मान लो, अब ये मान लेता हूं कि ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, ये यहाँ से इससे मैंने पॉइंट लिया तो ये इसका एक एरिया है। अब ये दोनों का सॉलिड एंगल सेम है, दोनों एरिया का, दोनों एरिया का क्या है, सॉलिड एंगल सेम है। ये जो है जितना एंगल सबटेंड कर रहा है उतना ही एंगल ये भी सबटेंड कर रहा है। तो सॉलिड एंगल के लिए, सॉलिड एंगल को हम ऐसे मान लो डी ओमेगा से डिनोट करते हैं या मान लेते हैं कि डी थीटा ही है। तो इस केस में जो डी थीटा है, डी थीटा इज इक्वल टू, जैसे लीनियर एंगल के लिए होता है वैसे सॉलिड एंगल के लिए होता है डी ए बाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया जैसे आर इंटू डी थीटा होता है एल, आर डी थीटा इज इक्वल टू एल। हाँ 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 सर, तो यस ये सर। ऐसे एरिया के केस में आर मेजर। आर आर यूनिट इज, डायमेंशन में बताए थे। हाँ हाँ आर, सर। अच्छा अच्छा, चलो यार कुछ तो याद है भाई। डी आर स्क्वायर डी थीटा इज इक्वल टू डी ए। तो यहां से डी थीटा हम लिख सकते हैं, डी थीटा इज इक्वल टू डी ए बाई आर स्क्वायर। तो इसका जो है एरिया तो समझ में आ रहा है कि भाई ये एरिया कम है, डी ए वन है, ये एरिया जो है डी ए टू है, ये जो है आर टू है और ये जो है आर वन है। तो दोनों के जो डी ए वन है, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि दोनों के सॉलिड एंगल सेम है। तो डी थीटा इज इक्वल टू डी ए वन बाई आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू डी ए टू बाई आर टू स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों तो इक्वल है। यस सर। अब वन की वजह से अगर हम फील्ड लिखते हैं तो मान लिया कि थिन शेल है तो एरिया है, तो जो डी ई वन होगा, डी ई वन, उस डी ई वन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डी ई वन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा जी डी एम। डी एम मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए वन डिवाइडेड बाई आर वन स्क्वायर। और डी ई टू का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा जी सिग्मा डी ए टू बाई आर टू स्क्वायर। ठीक है, अब ये फील्ड यस डी सर। ए वन की डायरेक्शन अपनी डायरेक्शन में होगी, डी ए टू की डायरेक्शन अपनी तरफ होगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, बट क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डी ई वन इज इक्वल टू डी ई टू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यस सर।
सॉलिड एंगल अगर Yes, sir. सेम है तो dA1/r1² भी इक्वल है, dA2/r2² इक्वल है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. यस सर। अभी ठीक है भाई वैज्ञानिक। यस सर। तो ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो ये किसी भी पॉइंट के लिए वैलिड है, किसी भी पॉइंट के लिए कोई भी जनरल पॉइंट हम लेंगे तो सारे केसेस में जो है ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है यार, तुम अननेसेसरी आएगा भी नहीं ये। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द शेल इज जीरो, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द शेल इज जीरो। और सेकेंड पॉइंट है आउटसाइड पॉइंट के लिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड द शेल ग्रेविटेशनल फील्ड तो मतलब हर पॉइंट में उसके ऑपोजिट साइड्स उसको कैंसिल आउट कर देंगे, इसीलिए वो जीरो बन जाएगा एवरी। हाँ एवरी पॉइंट, हर हर हमेशा में मुझे एक पेयर ऐसे मिल जाएगा। कोई भी पॉइंट लूंगा, यहाँ का पॉइंट लूंगा तो वो Yes. दूसरे से जो है ऐसे कैंसिल आउट कर जाएगा। तो हमेशा ये पेयर पूरे नेट जीरो हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड द शेल, outside the shell is due to the point mass placed at center of shell। मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए, और हम बोल सकते हैं, और shell behaves as a for outside point, or for outside point shell behaves as point mass located at its center। आउटसाइड पॉइंट के वजह से आउटसाइड पॉइंट पे ऐसा ही फील्ड होगा जैसे कि टोटल का टोटल मास वो कहां पे कंसंट्रेटेड हो, इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो। उसका डेरिवेशन कैसे होता है, उसका डेरिवेशन वैसे ही होता है। हम उसको थिन रिंग में डिवाइड करके हर रिंग के एक्सिस पे फील्ड लिखते हैं कि ऐसे जो है इसको मानेंगे, उसको रिंग में ऐसे डिवाइड कर देंगे। रिंग में डिवाइड करके ये मेरा पॉइंट है P, हर रिंग के वजह से यहाँ पे फील्ड लिखेंगे। फील्ड जो है इस डायरेक्शन में आएगा, सबको जो है इंटीग्रेट करेंगे तो वो फॉर्मूला ऐसा आएगा कि जैसे कि टोटल का टोटल शेल का मास कहाँ लोकेटेड हो, उसके सेंटर पे लोकेटेड हो। तो ये जो है इसके दो स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट, फॉर इनसाइड पॉइंट इट इज जीरो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू शेल इज जीरो फॉर इनसाइड पॉइंट r लेस देन r, और इज लाइक अ पॉइंट मास लोकेटेड एट इज सेंटर, तो वो हो जाएगा कितना, सेंटर पे अगर हम मानते हैं तो Gm/r² r ग्रेटर देन और इक्वल टू r, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, आउटसाइड पे आर डिस्टेंस पे मुझे बताना है, ये आर डिस्टेंस पे है, तो आर डिस्टेंस पे है तो ये क्या हो जाएगा, आर डिस्टेंस पे पूरा का पूरा मास हम कहाँ मानेंगे, इसके सेंटर पे। तो इनसाइड में टोटल जीरो हर पॉइंट पे, और आउटसाइड पॉइंट पे क्या है, लाइक अ पॉइंट मास। ये है हमारा शेल थ्योरम। अब इसी को यूज करके बाकी सारे कैलकुलेशंस होंगे। तो बस तुम्हें इतना याद रखना, इनसाइड जीरो आउटसाइड पॉइंट मास। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, भाई शेल की वजह से E वर्सेस R का ग्राफ ड्रॉ करो। तो ये मान लिया कि ये जो है शेल है, और शेल का जो है सेंटर से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ऐसे ये जो है R है और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो जब तक ये पॉइंट रेडियस के बराबर नहीं होता तब तक ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो रहेगी। जैसे ही क्रॉस करेंगे वैसे ही फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस फॉर्मूले से गवर्न होगी। तो वो कहां से स्टार्ट करेगा, वो स्टार्ट करेगा Gm/R²। तो Gm/R², तो यहाँ पे सरफेस पे कोई वैल्यू ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे R = R, ये क्या हो जाएगा Gm/R²। माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है डायरेक्शन, माइनस क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन, कि ये किधर होगी, टुवर्ड्स द शेल, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स द शेल। तो ये ऐसे जो है 1/R² से शेल से बहुत दूर जाएंगे तो उसका इफेक्ट कम होता जाएगा तो उसकी फील्ड जो है कम होती जाएगी। तो ऐसे डिसकंटिन्यूअस टाइप का ग्राफ होगा ये,
कुछ पॉइंट तक जीरो रहेगी। ये कहाँ पे चेंज होगा? r इज इक्वल टू आर पे इसकी वैल्यू चेंज होगी। और यहाँ पे क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है Eg वर्सेस r का ये ग्राफ है। समझे? यस सर। यस सर। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रहेंगे ये। तो यस सर। तो अब नेक्स्ट है कि भाई ठीक है, इसको हम शेल थ्योरम को थोड़ा अप्लाई करते हैं कि यहाँ से ग्रेविटेशनल फील्ड अगर मुझे फाइंड करना है, सपोज देयर आर टू कंसेंट्रिक शेल्स, ग्राफ एक बार दिखाइए ना। टू कंसेंट्रिक शेल्स हैं, ये है ग्राफ, ये जीरो पार्ट और उसके बाद सडनली gm/r² से फाइनली जीरो। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द शेल। सर ग्राफ स्टार्ट होगा r इक्वल टू r से। स्टार्ट नहीं, स्टार्ट तो इधर ही हो गया है, जीरो है ना, जीरो है। यस आर सर। इक्वल यस सर। आर इक्वल टू आर पे चेंज होगा, यस सर। डिसकंटिन्यूअस है ये। तो टू कंसेंट्रिक शेल्स ऑफ रेडियस, टू कंसेंट्रिक शेल ऑफ रेडियस आर ए एंड आर बी, या ऐसे इसका मास हम ले लेते हैं m1, इसका मास ले लेते हैं m2, ये डिस्टेंस जो है वो r1 और ये डिस्टेंस है r2। अब हमारे पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, ये सेंटर है, वो सेंटर O है, इधर जो है दूसरा पॉइंट है A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। कंसेंट्रिक शेल है, दोनों के सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, दोनों के सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं। तो O जो है सेंटर है, A इनसाइड पॉइंट है, B जो है वो दोनों के शेल के बीच में कोई सा पॉइंट है और C जो है दोनों के आउटसाइड है। तो अब मुझे यहाँ पे लिखना है ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन, हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन। तो पहले देखो कैसे लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है लिख के बताना कि सबसे पहले होगा कि हमें हर शेल के वजह से शेल थ्योरम अप्लाई करना है, जितने भी शेल्स होंगे। तो मान लो कि मैं EO पे लिखता हूं, तो मैं चेक करूंगा कि वो पॉइंट इनसाइड पॉइंट है या आउटसाइड पॉइंट है। अगर दो शेल हैं तो दोनों के लिए चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। तो O पॉइंट जो है वो 1 के लिए भी इनसाइड पॉइंट है और 2 के लिए भी इनसाइड पॉइंट है। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 0 0। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये 0 0 हो जाएगा, बात खत्म। तो O पे जो है वो फील्ड 0 रहेगी। A पे अगर देखेंगे तो A सेंटर का पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा शिफ्टेड है, बट अभी भी क्या है, वो 1 के इनसाइड ही है और 2 के भी इनसाइड है। तो दोनों पे क्या रहेगा? दोनों पे 0 रहेगा। तो यहाँ पे 0 0 होगा। 0। अब मान लो मैं B पॉइंट पे जाता हूँ, B पॉइंट पे अगर जाऊंगा तो B पॉइंट पे जाने से क्या होगा? मैंने 1 को क्रॉस कर दिया, 1 को क्रॉस कर दिया तो जो M1 है वो अभी फील्ड कैसा देगा? पॉइंट मास लोकेटेड एट द सेंटर। पॉइंट मास। बट तो 1 की वजह से फील्ड का एक्सप्रेशन 1 की वजह से वो हो जाएगा GM1 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो पूरा मास हम कहाँ मानेंगे? M1, इसके सेंटर पे। तो सेंटर पे आ जाएगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगी OB, इसको हम लिखेंगे OB का होल स्क्वायर। ठीक है। दूसरा टर्म हम दूसरे शेल की वजह से देखेंगे। दूसरा शेल कहाँ पे है भाई? दूसरे शेल के लिए B अभी भी इनसाइड है, तो दूसरे का कोई रोल नहीं होगा, वो 0 हो जाएगा। फिर हम C पॉइंट पे जाएंगे, C पॉइंट पे जाएंगे तो आउटसाइड हो गए दोनों शेल के आउटसाइड। तो M1 भी सेंटर पे, M2 भी सेंटर पे, दोनों का सेंटर कॉमन है। व्हाट इज द नेट मास एट सेंटर? M1 प्लस M2। यहाँ पे लिख लेंगे M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई OC का स्क्वायर। दो टर्म लिखे, एक M1 की वजह से, एक M2 की वजह से, ये हो गया। ठीक है। एग्जैक्टली सेम टाइप का एक्सप्रेशन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी वैलिड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी चार्ज अगर है तो पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव फील्ड, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव फील्ड, उनको क्या करते हैं? ऐसे ही ऐड कर देते हैं। तो ये EC जो है C पॉइंट पे GM1 M2 बाई OC स्क्वायर हो गया। इसमें समझ में आ गया? चेक करना है, इंडिविजुअली चेक करना है, कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं? मान लो ये है, इसकी जो है वैल्यूज बताओगे कि ये 3 कंसेंट्रिक शेल्स हैं, 3 कंसेंट्रिक शेल्स हैं और इनका जो मास है, मास जो है M 2M 3M, रेडियस R 2R और 3R, पॉइंट है O A
बी और ये है सी। तो ओ ए जो है, ए और बी जो है वो मिडिल में है, बिल्कुल गैप के मिडिल में है। गैप के मिडिल में है मतलब सब स्पेसिंग जो है वो आर है। तो ये कितना है, ये r/2 है। ये भी क्या है, ये r/2 है। ये क्या है, ये भी r/2 है, r/2 है। स्पेसिंग के मिडिल में है, ए और बी दोनों शेल के स्पेसिंग के मिडिल में है, और सी जो है बिल्कुल आउटसाइड है, तो वो आउटर वाले शेल से r/2 डिस्टेंस पे है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट OABC। तो ओ वाला मैं कैलकुलेट कर लूंगा, तुम ABC कर लो। सर वो तो 0 ही होगा। सर हो गया। मैं कैलकुलेट करता हूँ बोल रहे हैं। डिफिकल्ट वाला मैं कर दे रहा हूँ, आसान वाला तुम कर लो। यस सर, यस सर। सेकंड का GM/OA²। सेकंड का OA की वैल्यू GM/OA²। OA का वैल्यू भी है सर? हाँ प्लस तो r/2 R square 3r/2 होगा। 3r/2 का होल स्क्वायर। ओ का कैलकुलेशन डिफिकल्ट वाला कर दिया, इजी वाले कर लो। 3r/2। सर 2gm/9r² होगा EA। हाँ यस सर। ठीक है। ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट 1 को क्रॉस करेंगे, तो 2 और 3 के लिए तो इनर ही है अभी भी, तो कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ इसके लिए होगा। तो जैसे उसको क्रॉस करेंगे वो मास तुरंत चला जाएगा सेंटर पे, तो ये हो जाएगा GM डिवाइडेड बाई r+r/2, 3r/2 का होल स्क्वायर, r+r/2, और बाकी दोनों शेल की वजह से 0 0। सर EB निकल रहा है 12gm/25r²। 12gm/25r², ठीक है। बी पॉइंट पे देखेंगे तो बी जो है दो शेल के आउटसाइड है, आउटसाइड के लिए मास सेंटर पे m, सेंटर पे 2m, सेंटर पे, तो सेंटर पे टोटल कितना हो गया 3m। तो ये हो जाएगा g इंटू 3m, GM/r²। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 2r+r/2, 5r/2, तो ये हो जाएगा 5r/2 का स्क्वायर, 5r/2 का होल स्क्वायर, और प्लस जिसके इनसाइड है, थर्ड के इनसाइड है, उसका रोल 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12 GM/25r²। EC 20gm/49r²। 20 GM/49, 20 GM/49r²। तो EC की जो वैल्यू है, C टोटल मास सेंटर पे चला जाएगा, तो टोटल सेंटर पे हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 3m + 2m 5m 6m। तो 24 GM/49r²। G इंटू 6m बाई डिस्टेंस हो जाएगी 3r + r/2, तो 7r/2, 7r/2 का होल स्क्वायर, तो ये हाँ 24 हो जाएगा, 24, तो 24 GM/49r²। ठीक है, तो ये तो था शेल थ्योरम, अब बस बहुत बेकार है ये। तो इनसाइड 0 आउटसाइड पॉइंट मास, बस इतना ही करना है। तो अब मान लो कि मुझे ऐसे जो है फोर्स लिखना है, अब मान लो कि मुझे ऐसे फोर्स लिखना पड़ेगा कि ऐसा बता दो कि कोई भी दो शेल हैं, जैसे मान लो कि अगर मैं लिखूं कि भाई एक ये शेल है और एक ये शेल है, उसका मास है कैपिटल M, और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट मास है m0। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दिस शेल एंड पॉइंट मास?
अब ये पता है कि यार ठीक है, हमें तो पॉइंट मास की वजह से फॉर्मूला नहीं है, मतलब ये शेल तो एक पॉइंट मास नहीं है, तो हम gm1m2/r² नहीं अप्लाई कर सकते। बट सेल के केस में ये क्या है, ये पॉइंट मास की तरह से बिहेव करता है, पॉइंट मास की तरह से बिहेव करता है। तो ये दिस सिचुएशन इज इक्वलेंट टू कि फॉर आउटसाइड पॉइंट, ये तो बाहर रखा हुआ है m0, तो ये पूरा मास हम कहाँ मान लेंगे, सेंटर पे मान लेंगे। तो अब ये पॉइंट मास की तरह से हो गया, तो हम इस पे फोर्स भी लिख सकते हैं, G कैपिटल M m0 डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, तो अब इसमें अगर ऐसे आ जाएगा भाई कि चलो ये तो ठीक है, फोर्स फाइंड कर लिया ऐसे, तो शेल जो है बाहर वाले पॉइंट के लिए पॉइंट मास के जैसे बिहेव कर रहा है, तो वहां पे हम अप्लाई कर पा रहे हैं इजिली। अब मान लो मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना है सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर के लिए हमारा इतना कंसर्न क्यों है, क्योंकि अर्थ को भी हम सॉलिड स्फीयर मान सकते हैं, तो अर्थ का भी फील्ड वगैरह फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें सॉलिड स्फीयर वाले एक्सप्रेशन को देखना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं कि कोई सॉलिड स्फीयर है, कैपिटल M मास का है और R रेडियस का है, कैपिटल M मास है और R रेडियस है। तो मुझे इसमें फील्ड फाइंड करना है, इसका कैपिटल M मास का है और R रेडियस का है, मुझे इसका फील्ड फाइंड करना है। कहाँ पे फाइंड करना है, सेंटर से R डिस्टेंस इनर पॉइंट पे फाइंड करना है, कोई पॉइंट P है, और आउटर पॉइंट पे फाइंड करना है, कोई पॉइंट Q है। इनर पॉइंट P है और ये आउटर पॉइंट Q है। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे शेल थ्योरम। शेल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम ऐसे देखेंगे कि जो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर इज द कॉम्बो ऑफ मल्टीपल शेल्स, बहुत सारे शेल से मिलके ये बना हुआ है। कि सर इसके ऊपर आपने कुछ लिखवाया था क्या सर? डिस्कनेक्ट थोड़ा हुआ था। ना कुछ नहीं लिखा है, यही तो है। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ही लिखा है तो बस। सर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर सेल के अंदर होगा तो 0 होगा। 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही, शाबाश। जैसे मास अगर इनसाइड लोकेटेड होगा तो 0 हो जाएगा, इनसाइड में कोई फील्ड नहीं है। तो अगर ये मास यहाँ पे लोकेटेड होता, अच्छा पॉइंट है भाई, यहाँ पे अगर होगा तो यहाँ तो फील्ड 0 है, तो इस पॉइंट पे फोर्स 0 हो जाएगा। तो अगर ये मास आउटसाइड है तो पॉइंट मास के जैसे लिख सकते हैं, और अगर इनसाइड में है तो यहाँ पे फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि फील्ड ही नहीं है, उसका शेल का कोई फील्ड नहीं है, तो कोई फोर्स नहीं होगा। ठीक है, यस सर। अब हमें देखना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है कि फील्ड का वेरिएशन कैसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ भी हमारा सॉलिड स्फीयर है, तो बार बार जब भी अर्थ का हम फील्ड वगैरह निकालेंगे तो यही वाला पॉइंट यूज करेंगे। बट ये पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, ये पॉइंट फाइंड करेंगे शेल थ्योरम से। अब शेल थ्योरम अप्लाई करने के लिए, ये तो शेल है नहीं, ये तो स्फीयर है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि ये जो स्फीयर है, दिस स्फीयर इज मेड अप ऑफ मल्टीपल शेल्स, बहुत सारे शेल्स हैं इसमें, छोटे छोटे इनफाइनाइट, जस्ट लाइक ओनियन के लेयर्स हैं। जैसे कोई ओनियन है तो ओनियन के जो लेयर्स हैं वो क्या है, एक थिन शेल्स के जैसे हैं। तो अगर मैं क्यू पॉइंट को कंसीडर करता हूं तो जितने भी एलिमेंटल शेल्स हैं, जितने भी एलिमेंटल शेल्स क्या है, मैं मान रहा हूं इनको कि भाई इस स्फीयर में बहुत सारे वेरिएबल रेडियस के शेल्स हैं, मान लिया कि 10 शेल्स हैं या 20 शेल्स हैं, तो ये सारे 20 शेल्स के लिए जो क्यू है वो आउटसाइड पॉइंट है। तो आउटसाइड पॉइंट है तो हर शेल का मास कहाँ चला जाएगा, उसके सेंटर पे शिफ्ट होता जाएगा। कि इस शेल के लिए देखेंगे तो ये भी सेंटर पे चला जाएगा, इसका मास भी सेंटर पे, इसका मास भी सेंटर पे। तो अल्टीमेटली शेल थ्योरम से हमें क्या समझ में आएगा कि जो टोटल स्फीयर का मास है उसको हम कहाँ मान सकते हैं, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर। तो फॉर आउटसाइड पॉइंट जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, फॉर आउटसाइड पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, for outside point system is equivalent to, for outside point, और इसको लिख सकते हैं r is greater than or equal to भी, ये तो this system is equivalent to
टोटल मास कहाँ लोकेटेड है, यहाँ पे, और सेंटर से डिस्टेंस है q और ये है r. व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड EQ, क्या आउटसाइड पॉइंट मेंशन किया ही है, तो यहाँ पे जो EG होगी, EG इज इक्वल टू G कैपिटल M बाई R स्क्वायर. डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर की तरफ. तो ऐसे ही जैसे हम अर्थ के बाहर अगर होते हैं तो अर्थ हमें क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसकी डायरेक्शन किधर होती है, उसके सेंटर की तरफ. तो वैसे ही यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर होगा. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है. कंफ्यूजन जो है, जो पॉइंट समझना है वो इनसाइड पॉइंट वाला है. इनसाइड पॉइंट के लिए हम देखते हैं कि अब इनसाइड पॉइंट में भी वैसे ही शेल्स हैं. मान लो हमने इसको 100 शेल में डिवाइड कर दिया है, ठीक है. मान लो हमने इसको 100 शेल में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे 100 शेल्स डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के हैं. अब इनसाइड पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट पे मैं एक स्फीयर ऐसे ड्रॉ करता हूं. P पॉइंट से पास होता हुआ एक ये शेल है. अब मैं P पॉइंट को देखूंगा तो कुछ शेल जो इस रेडियस के अंदर इनक्लोज्ड हैं, उनके वजह से ये आउटसाइड पॉइंट है, और ये जो है, ये है, इनके वजह से P पॉइंट इनसाइड पॉइंट है. मतलब 100 शेल्स अगर है तो हम मान सकते हैं कि भाई जो 40 शेल्स के लिए इनसाइड पॉइंट है और 60 शेल्स के लिए आउटसाइड पॉइंट है. रैंडम नंबर ले लिया है कि अगर 100 शेल्स हैं तो मान लिया कि इस R रेडियस के इनसाइड जितने भी शेल्स होंगे, R रेडियस से जितने छोटे शेल्स होंगे, उनके लिए आउटसाइड वाला पॉइंट है, और उससे बाहर वाले जितने भी शेल्स हैं उनके लिए इनसाइड पॉइंट है. तो इनसाइड पॉइंट के लिए यह क्या कुछ फील्ड हमें मिलेगा, आउटसाइड शेल्स के लिए जो आउटसाइड शेल हैं उनके वजह से P पॉइंट पे फील्ड क्या होगी, जीरो. किसके वजह से, किसके वजह से हमें मिलेगी फील्ड, इस शेडेड पोर्शन के वजह से ही मिलेगा. ये जो है शेडेड पोर्शन. तो इसमें जितना भी मास होगा वो सारे मास को हम कहाँ मान सकते हैं, सेंटर पे. तो इसके मास को मैं मान लेता हूं कि इसका मास है कैपिटल M1. इसका मास हो जाएगा कैपिटल M1. तो जो इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा फॉर इनसाइड पॉइंट के लिए R इज लेस देन R, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी इस पॉइंट पे वो सिर्फ उस शेडेड वाले पोर्शन की वजह से जिसका मास आया है M1, और ये पॉइंट है P और ये रेडियस है R. सो फील्ड EG एट इज इक्वल टू G M1 बाई R स्क्वायर. बट इस M1 की वैल्यू मुझे M के टर्म्स में लिखना है. तो M के टर्म्स में लिखना है तो मतलब इतने वॉल्यूम में जो मास इनक्लोज्ड है वही मुझे फाइंड करना है. तो उसको फाइंड करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि जो M1 हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई r3. डेंसिटी क्या हो जाएगा, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई r3 इंटू 4/3 पाई r3. तो ये 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा. जो M1 की वैल्यू होगी, M1 इज इक्वल टू M स्मॉल r3 बाई कैपिटल R3. बात समझे कि अगर मुझे इससे R रेडियस का मास फाइंड करना है तो जितना उसमें मास इनक्लोज्ड है R रेडियस के स्फीयर में, तो R रेडियस के स्फीयर में कितना मास इनक्लोज है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे. तो वॉल्यूम है इसकी 4/3 पाई r3 और डेंसिटी को मास डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कर दिया, तो ये हो जाएगा mr3/r3. अब यही M1 की वैल्यू को पुट कर देना है भाई. Eg इज इक्वल टू Gm/r स्क्वायर इंटू mr3/r3. R स्क्वायर ये कैंसिल आउट होगा, दिस इज R. सो Eg इज इक्वल टू Gmr/r3. तो ये जो है मासूम इक्वेशन आ जाएगा. Gmr/r3 एंड डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द शेल. डायरेक्शन तो भाई ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ही होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा. तो डायरेक्शन हम बोल सकते हैं यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर. इसमें ये डायरेक्शन हो जाएगी, वेक्टर भी दिखाना होता है, ये एक वेक्टर है ऐसे, समझे. तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड R के साथ क्या है, जैसे जैसे R इंक्रीज हो रहा है फील्ड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. अगर हमारी सेंटर से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, हम स्फीयर के सेंटर से मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो जो फील्ड की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, क्या बोलते हो.
ऐसा क्या पूछ दिया? ये देखो आर है ना, आर इंक्रीज होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ईजी जो इनसाइड पॉइंट के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और जो आउटसाइड पॉइंट के लिए है वहां पे ईजी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, 1/r²। तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर ऐसे फॉर इनसाइड पॉइंट और फॉर आउटसाइड पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r to the power -1, r to the power -2, r to the power 0, r to the power 1। तो क्या याद रखोगे भाई? सॉलिड स्फीयर है, इनसाइड पॉइंट के लिए r to the power -2, और इनसाइड आउटसाइड पॉइंट के लिए r to the power -2, और इनसाइड पॉइंट के लिए r to the power 1, 1 r to the power 1, यही आएगा। तो अच्छा, ये जो है तो इसका ग्राफ कैसा होगा? अगर मैं ग्राफ भी मुझे ड्रॉ करना है कि ईजी वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ईजी वर्सेस आर का ग्राफ ईजी है, कैसा है? स्ट्रेट लाइन या सर्कुलर या पैराबोला? इनसाइड के लिए स्ट्रेट लाइन होगा विथ एन एंगल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y = mx + c। तो यहाँ पे ये 0 है, c 0 है, इंटरसेप्ट 0 है, तो इसका ग्राफ जो होगा वो ग्राफ हो जाएगा, ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये है EG और ये है R। यहाँ से R0 तो फील्ड 0, उसके बाद ये जो है इंक्रीज, तो इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होते होते मैक्सिमम कहाँ पे होगा? मैक्सिमम सरफेस पे होगा, R = R। इसके बाद जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, ये जो है डिक्रीज होता जाएगा। तो ये ग्राफ नेगेटिव क्यों है सर? नेगेटिव है क्योंकि फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। तो ये जो है ये वैल्यू, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? Gm/r²। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे होती है, ना इनसाइड होती है ना आउटसाइड होती है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी? सरफेस पे होगी। तो ऐसा ही कोई पूछेगा कि अगर फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, तो वो सरफेस पे होगी। ग्राफ देख के हमें समझ में आ रहा है, समझ गए? हाँ सर। यस सर। अच्छा यार, बहुत तेज समझ रहे हो। तो ये ग्राफ, ये फॉर्मूला और उसका कैलकुलेशन, ये आएगा जरूर, डेरिवेशन जरूर आएगा, ठीक है। ग्रेविटेशन चैप्टर डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे डेरिवेशन है और श्योर शॉर्ट आते हैं, हर डेरिवेशन ही इंपॉर्टेंट है। ये सर्कुलर बैंकिंग ऑफ रोड और ये सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशन, इसमें बहुत सारी डेरिवेशंस हैं और आता भी है वही। तो ये हो गया। अब सॉलिड स्फीयर का हमने निकाल लिया, सॉलिड स्फीयर की वजह से फील्ड फाइंड कर लिया। तो अब इसी तरीके से इसका जो है हमें फाइंड करना है कि हॉलो कंसेंट्रिक शेल हो गया, शेल देखा, कंसेंट्रिक शेल देखा, सॉलिड स्फीयर देखा, सॉलिड स्फीयर को भी कॉम्बिनेशन की तरह से देख लिया। तो ठीक है, अब इससे ग्रेविटेशनल फील्ड का जो यूज है वो बेसिकली हम ये कैलकुलेशन इसलिए कर रहे थे क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को फाइंड कर सके। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर हमें फाइंड करना है तो अगर यहाँ से देखो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ, सर आप एक हर चैप्टर का जो जो डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है एक लिस्ट दे सकते हैं हम लोग को? हाँ हाँ, सर इतना डेरिवेशन हो जाता है तुम लिस्ट मत पता नहीं तैयार चलता। करना, मैं ही लिख दूं एग्जाम भी, लिस्ट नहीं भी सर, दे। आप किस कौन सा मतलब जैसे सर्कुलर से वाला सर सही, फॉर्मूला लिख के आप दे। सही बात है, ठीक है। मैं लिस्ट दे दूंगा, मैं लिख के भी दे दूंगा, ठीक है। फिर घर आ जाऊंगा एग्जाम से पहले, उस दिन बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अजीब लिखवा रहा हूं, उसमें मार्क कर कॉपी में अपने लिख तो रहे नहीं होगे, लिस्ट चाहिए, शर्म भी नहीं आ रही इसको, देखो। तो ये जो है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ।
कॉपी अपनी कॉपी में लिख रहे होगे ना कहीं, कि नहीं लिखते हो? नहीं लिखते हो? यस सर, लिख रहे हैं। भाई लिख रहे हो तो उसमें मार्क कर दोगे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट, कि उस कॉपी को नहीं खोल के देखते हो दोबारा? नहीं सर, देखते हैं। तब कॉपी में तुम जहां लिख रहे हो उसमें मार्क कर दो, रिवाइज तो वही कॉपी करना है तुम्हें, रिवाइज वही कॉपी करना है, तो जब तुम रिवाइज करोगे तो वहां तुम्हें दिख जाएगा, पढ़ते समय तुम्हें वहां पे मार्क कर देना है डेरिवेशन इंपॉर्टेंट। यस सर। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये सॉलिड स्फीयर है। अर्थ जो है क्या परफेक्टली सॉलिड है? नहीं, परफेक्टली सॉलिड नहीं है। तो उसके शेप में कुछ डिस्टॉर्शन है, थोड़ा सा शेप जो है वो चेंज है। कहाँ पे? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे थोड़ा सा बल्ज है और पोल पे थोड़ा सा फ्लैट है। बट अगर हम इसको मानते हैं कि ये जो है सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का मास है कैपिटल एम और इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, तो इसमें हमें एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है। ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पे? सरफेस पे। ग्रेविटेशनल फील्ड एट सरफेस पे। यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैंने एक मास प्लेस कर दिया, सरफेस पे कोई मास है स्मॉल एम, स्मॉल एम। और तरीका क्या है कि भाई फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड Eg ना, Eg इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा सरफेस पे? अगर अर्थ के सरफेस पे कोई मास प्लेस्ड है, कितना फोर्स होगा? सॉलिड स्फीयर है, टोटल मास को कहाँ एज्यूम, टोटल मास को कहाँ एज्यूम करेंगे? सेंटर पे। तो सेंटर पे मास को एज्यूम करेंगे तो पूरा मास हो गया सेंटर पे, तो ये हो जाएगा G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1/m। तो इसको हम बोलते हैं कि दिस इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय मास। फोर्स यही है ग्रेविटेशनल फोर्स, या बोल सकते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय मास क्या होगा? फोर्स बाय मास क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा। जो Eg की वैल्यू है वो अर्थ के लिए स्पेसिफिक उसका नाम हम दे देते हैं, जिसको बोलते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही क्या है? यस सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी। कि ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? वो ग्रेविटेशनल फील्ड ही है। अगर देखोगे यहां से, अब यूनिट को थोड़ा सोचो, यूनिट जो है वो है न्यूटन पर केजी। न्यूटन पर केजी, न्यूटन क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसकी यूनिट जो है ये न्यूटन केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी। ये केजी केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की यूनिट क्या है? से हम बोलते हैं न्यूटन पर केजी, बट उसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अर्थ के फील्ड को, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो सारे मासेस के लिए, जितने भी मास हैं सबके लिए, कोई भी मास है, कोई भी एक पॉइंट मास ही है, उसका कुछ फील्ड है, तो वो हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड। बट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को थोड़ा सेपरेट करने के लिए उसका हम नाम दे देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल g की जो वैल्यू होगी Gm/r²। अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी उसकी वैल्यू होगी Gm/r²। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? वो फील्ड ड्यू टू ग्रेविटी है, फील्ड ही है। बात समझे? कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड एक जेनरिक टर्म है, अब उसमें से अर्थ के लिए हमने क्या कर दिया? एक सेपरेट कर दिया कि भाई अर्थ के फील्ड को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या स्मॉल g से हम उसको डिनोट करेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस? ये हो जाएगा Gm/r²। इस Gm/r² की जो वैल्यू होती है इसको पुट करेंगे। अर्थ का जो रेडियस है, रेडियस अर्थ की कितनी होती है? रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। जी की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ, ये सारा जो है पुट करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, तो अब ये g की वैल्यू जो है वो चेंज होती है, वो g की वैल्यू चेंज होती है। हम्म, अर्थ की मास अर्थ का मास तो उसको देखना पड़ेगा, अर्थ का मास नहीं याद है मुझे। रेडियस जो है फ्रिक्वेंटली यूज होता है बार बार, हाँ सर रेडियस इसको याद रखना है। तो तो इसमें अब इसमें हम इस g के इफेक्ट्स को देखेंगे, जैसे इफेक्ट ऑफ शेप। पहला इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ शेप, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। अर्थ के शेप का क्या इफेक्ट होगा, शेप का क्या इफेक्ट होगा? तो अर्थ का जो एक्चुअल शेप है वो भाई स्फेरिकल तो है नहीं, वो क्या है, वो थोड़ा सा बल्ज है। कहाँ पे बल्ज है वो बल्ज जो है वो इक्वेटर पे है, इक्वेटर पे है। तो ये हो जाएगा, ये इक्वेटर आर ई, और ये क्या हो जाएगा आर पी, आर ई एंड आर पी। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल वो क्या हो जाएगा gm/rp का स्क्वायर, rp का स्क्वायर। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर gm/re का स्क्वायर, ये हो जाएगा। कहाँ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होगी, पोल पे या इक्वेटर पे? जहां रेडियस लार्ज वहां जी की वैल्यू कम। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे कि जो rp है, rp इज लेस देन re, सो gp जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल है दैट इज मोर देन एट एक्सलेशन ड्यू टू एट इक्वेटर। तो अगर इक्वेटर से पोल की तरफ हम मूव करेंगे तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, as we move from equator to pole, acceleration due to gravity decreases, acceleration due to तो gravity। मतलब वेट बढ़ जाएगा। हाँ वेट बढ़ जाएगा भाई, कि अगर 100 kg वेइंग मशीन यहाँ पे अगर 100 kg दिखा रही है तो ऐसा बहुत ज़्यादा चेंज भी नहीं होता। 9.81 इधर होगा तो उधर जाके 9.8384, ऐसा नहीं कि मतलब 9.8 से जो है 4.9 हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। जो चेंज है, जो वेरिएशन है वो 0.0304 ऐसे ही होता है, बहुत कम होता है। तो जो 9.8 वैल्यू बताई जाती है वो 9.8 जो है वो पोल की वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो वेट जो है वो डिक्रीज होगा, वेट इंक्रीज होगा। इक्वेटर से पोल जाएंगे तो वेट इंक्रीज, पोल से इक्वेटर आएंगे तो वेट डिक्रीज। सर नेक्स्ट है कि इफेक्ट ऑफ हाइट फ्रॉम द सरफेस, इफेक्ट फ्रॉम हाइट, इफेक्ट ऑफ हाइट, effect of height from surface। हाइट अगर सरफेस से इंक्रीज होता है तो जी के ऊपर क्या हो जाएगा, कि ये अर्थ का सरफेस है और वहां से अगर h हाइट पे कोई पॉइंट है, तो h हाइट पे अगर हमने पॉइंट प्लेस किया तो मेजरमेंट जो है वो सेंटर से नहीं है, वो कहाँ से है, सरफेस से है। ये जो हाइट है वो कहाँ से है, सरफेस से है। ये हो जाएगा m0 और ये है कैपिटल M एंड ये है रेडियस। तो व्हाट इज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हो जाएगा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा वही फील्ड ही है, तो Eg इज इक्वल टू Fg डिवाइडेड बाई मास, मास यहाँ पे m0 प्लेस कर दिया। अर्थ के लिए हम इस Eg को स्मॉल g से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा Fg डिवाइडेड बाई m0। व्हाट इज Fg, नेट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। नेट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, टोटल मास कहाँ है, जूम करेंगे सेंटर पे, तो ये Fg की वैल्यू जो हो जाएगी आउटसाइड पॉइंट के लिए कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट मास, तो हो जाएगा G m0 डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। तो g की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा gm बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। r जो है वहां से कॉमन ले लिया,
आर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो जो जी की वैल्यू हो जाएगी gm/r², 1 + h/r का होल स्क्वायर। अब इसको सरफेस के रेस्पेक्ट में अगर हम लिखते हैं तो gm/r² इज व्हाट? gm/r² इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस। gm/r² इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस। तो इसको हम g डैश से डिनोट करते हैं कुछ, ताकि डिफरेंशिएट कर सके कि हाइट पे g की वैल्यू क्या है। इसको हम g डैश से डिनोट करते हैं, ये g डैश की वैल्यू है, एंड इसको हम पुट कर देंगे g, तो ये हो जाएगा g डैश इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाई 1 + h/r का होल स्क्वायर। ठीक है, तब इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई, फाइंड द हाइट वेयर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स हाफ, बिकम्स 1/4, बिकम्स 1/10। तो जो भी फाइनल, ये क्या है, ये फाइनल वैल्यू है, समझे, जो वैल्यू हो रही है। कि जैसे इसमें पूछा जाएगा फाइंड द हाइट वेयर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स हाफ, तो मतलब g डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, g/2। यहाँ पे g/2 पुट कर देंगे और यहाँ से h के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। समझे? यस सर। तो ये हो जाएगा g का वेरिएशन हाइट के साथ। तो हम इस पे कुछ कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा,